हेलो फ्रेंड्स, लाओ समझो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज बात होगी एक बहुत ही अहम मसले की। जब कभी भी आप प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी के रूप में किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से, माता पिता के आशीर्वाद से आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं और 1-1.5 साल का आप एक काफ़ी समय तक आप नौकरी कर चुके होते हैं और बहुत ही बेहतरीन आमदनी आपके हिस्से में आ रही होती है, उसी समय जो आपने मेहनत की थी, जो आपने तपस्या की थी और भारत के परिवेश में जो आपकी नौकरी ये जिसको आपने प्राप्त किया है ये काफ़ी विलम्ब से लगती है, तो उसी समय क्या होता है कि जब भी आप किसी परीक्षा में एक बार उत्तीर्ण होते हैं तो क्या होगा कि पिछली जो आपने परीक्षाएं दी हैं, आपने जो मेहनत की थी वह एक समय पे आकर के पूरी तरीके से चरितार्थ होगी और आपके कई नौकरियां बैक टू बैक आपके हिस्से में आएंगी और आप उस भाग्यशाली व्यक्तियों में से होंगे कि जब बेरोजगारी का चरम सीमा पे भारत इसमें प्रभाव है और रोजगार को लेकर के युवा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके हिस्से में कई नौकरियां होंगी। आप एक नौकरी कर रहे होंगे, एक में आप सोच रहे होंगे ज्वाइन करने के लिए, एक उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी होगी, एक केंद्र सरकार की नौकरी होगी, एक जगह ऐसा होगा कि आप एक लोको पायलट बनेंगे, डिग्री इंजीनियरिंग की चाहिए होगी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए होगी, एक जगह होगा आप सिपाही बनेंगे, एक जगह होगा आप दरोगा बनेंगे, एक जगह होगा आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनेंगे, एक जगह होगा कि आप आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर बनेंगे और एक जगह होगा आप जीएसटी के विभाग के इंस्पेक्टर बनेंगे। अलग अलग परिस्थितियों में अपने ज्ञान के अनुसार आप एक फैसला लेंगे कि आपको कौन सी नौकरी में जा करके अपने जीवन का पूरा आप अंत देखते हैं, अपनी रिटायरमेंट लाइफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के स्तर पे आपको नौकरी के अलावा कोई समझ है नहीं। समझ आपको है अगर, तो आप नौकरी में आते ही नहीं। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप यह सोचेंगे कि पेंशन क्या मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, बुढ़ापा कैसे बीतेगा। और इसलिए आपको बहुत सोच समझ के किसी भी कदम को लेना चाहिए। अगर कभी ऐसा हुआ कि आप एक नौकरी के बदले दूसरी नौकरी की चाहत में एक नौकरी को एनओसी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको किसी दूसरी नौकरी में जाने के लिए एक पिछली संस्था से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो आप अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं और किसी कारणवश अगर ऐसा होता है कि वहाँ से आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं हो रहा कुछ टाइम के लिए, या आपको लगता है कि वह रेजिग्नेशन लेटर कंडीशनल एक्सेप्ट हो रहा है और आप चाहते हैं कि वह प्रक्रिया जल्दी से हो जाए, तो या तो आप तय कर लीजिए कि तय सीमा में आप एनओसी दूसरी संस्था को दे देंगे। और अगर दूसरी संस्था को आप एनओसी लेटर तय सीमा में नहीं दे पाते हैं तो खेलने का प्रयास मत कीजिए, तत्काल रूप से अपना वो रेजिग्नेशन विड्रॉ कीजिए। अगर आप अपनी रेजिग्नेशन विड्रॉ नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अगर फिर भी आप अपना रेजिग्नेशन लेटर विड्रॉ नहीं कर रहे तो जो एप्लीकेशन या जो आपके संस्था के बीच और आपके बीच में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी समझदारी के साथ, यह मानते हुए कि भविष्य में आपके वह कागजात न्यायालय में पढ़े जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने भ्रष्टाचार करिए जो मन करे वो। नहीं जाना है नौकरी, सरकारी नौकरी इसीलिए तो कर रहे हैं कि कुछ नहीं करना पड़े, तो जो करना है वो कीजिए। सरकार इसीलिए है ही, लोक कल्याण करना है, आपका कल्याण करेगी, तो जो करना है वो कीजिए। लेकिन कोर्ट को न्याय करना है। अगर आप अपने काम के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे तो कोर्ट आपके अधिकार के साथ न्याय नहीं कर पाएगी। लेकिन विडंबना यह है कि कोर्ट देखेगी कागज़, तो वो आप न्याय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या नहीं देख पाएगी, देखेगी वह कागज़। और अगर कागज़ आप जिम्मेदारी के साथ तैयार करेंगे, जो पत्राचार आपके बीच आपके संस्था के साथ हो रहे हैं, अगर उसे आप बेहतर तरीके से लिखेंगे, पहले दिन से आप इस बात को लेकर के तैयार होंगे कि आपको भविष्य में न्यायालय जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में प्लान सी भी है, आपके दिमाग में प्लान बी भी है और आपके दिमाग में प्लान ए भी है। किसी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति के पास यह प्लान होने चाहिए। और भारत का संविधान भी इस बात का अधिकार देता है कि आप जितना चाहें उतने महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, जितनी बड़ी उड़ान उड़ना चाहें उड़ान उड़ सकते हैं, होइए। लेकिन कानून अपने तरीके से अपने अंदाज में कार्य करता है। अगर आपको कानून की समझ है तो आप जीवन पर्यंत बिना नौकरी किए, सरकारी विभाग में बिना गए, बिना अटेंडेंस लगाए पूरा जीवन काट देंगे।
आपको भरपूर पेंशन भी मिलेगी। लेकिन अगर आपको कानून की समझ नहीं है, आपको प्रशासनिक विधि की समझ नहीं है, आप यह नहीं समझते हैं कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां चलती हैं वैसे ही सरकार चलाई जाती है। सरकार को चलाने के लिए संविधान है और उसी संविधान के अंतर्गत ही भारत की न्यायिक व्यवस्था चलती है, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था चलती है। और यह जहाँ से पूरी तरीके से निर्धारित होती है इसकी गति, यह भारत का संविधान है। भारत के संविधान को भारत की जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वह उसे संरक्षित करती है। और इसी क्रम में भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 का भारत के संविधान में अंगीकृत किया है। अनुच्छेद 32, जब कभी भी आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाकर के यह कह सकते हैं कि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है, और भारत की सर्वोच्च न्यायालय आपके उस मूल अधिकार का संरक्षण करेगी, उसका रक्षण करेगी। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आपके किसी विधिक अधिकार का हनन हुआ है तो माननीय उच्च न्यायालय, जो आपकी ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वह आपके उस अधिकार का रक्षण करेगी कि आपको किसी भी प्रकार के विधिक जो आपके अधिकार हैं उसका किसी भी प्रकार से हनन न हो सके। आपके विधिक अधिकार किसके विरुद्ध हैं? आपके विधिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में यह बताया गया कि भारत राज्य क्या है। भारत राज्य, भारत की जो सरकार है उसे तो आप समझते ही हैं, भारत की जो विधानसभा है वह तो है ही। भारत राज्य, भारत में चलने वाली कोई भी ऐसी संस्था जिसे भारत सरकार द्वारा, भारत की पब्लिक जो हमारा धन है उसके द्वारा किसी भी तरीके से पोषित है, भारत सरकार के द्वारा किसी भी तरीके से मैनेजमेंट होता है, या भारत सरकार के अधीन जो इतने भी राज्य हैं उनके सरकारों के द्वारा किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट होता है, किसी भी प्रकार का कंट्रोल है, तो वह सभी संस्थाएं भारत सरकार या राज्य या के बीच में राज्य के परिभाषा में आएंगी। जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो भारत में चल रही है वह राज्य की परिभाषा में है। कोई भी नगर निगम, गांव विधानसभा, गांव का हमारा जो ग्राम सभा, पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, लोक सेवा आयोग, यूपीएसआरटीसी, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे, ये सभी संस्थाएं बहुत ही व्यापक स्तर पर राज्य की परिभाषा में आती हैं। और ऐसी संस्थाओं को किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती, वह संविधान के अनुसार चलेंगी। और अगर ऐसा होता है तो आप अनुच्छेद 226 का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप कभी सरकारी कर्मचारी होते हैं तो ऐसे में आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी में अंतर क्या है। कोई भी प्राइवेट कर्मचारी है, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, तो उसके किसी भी विवाद का, अगर एम्प्लॉय को लेकर के कोई विवाद होगा तो वह मामला लेबर कोर्ट जाएगा, लेबर कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको नौकरी मिल रही है, तो आपके लिए स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश रिस्पॉन्सिबल है, यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसी परिस्थिति में आपका जो मामला है वह सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट लेबर कोर्ट की तरह काम कर रही है। यहां पे अगर आप अपना प्रत्याचार इस तरीके से करेंगे, डिटेल्ड तरीके में अगर अपना प्रत्याचार करेंगे, या मान के करेंगे कि भविष्य में अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि माननीय न्यायालय में मेरे इस पत्राचार को देखा जाएगा, तो आप बहुत ही बेहतर स्थिति में होंगे। क्योंकि यह मान के चलिए कि आपकी संस्थाएं भले ही कुछ कह रही हों, विधि के विरुद्ध कोई नहीं जाएंगी, और आपका कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वह एक नौकरी कर रहा है, वह एक कर्मचारी है, उसके ऊपर विधि व्यवस्थाएं लागू होती हैं, और विधि का कोई भी उल्लंघन उस पर कितना भारी हो सकता है यह कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में हर कोई
वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के किसी फिक्स्ड इनकम पर डिपेंडेंट है, वह पूरी तरीके से यह सोच करके कार्य नहीं कर सकता कि वह कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एम्प्लॉयर है उसके प्रति उस व्यक्ति जो एम्प्लॉई है उसकी ड्यूटी है, उसकी जो विश है एम्प्लॉयर की, उस कार्य अवधि के दौरान उसे वह कार्य करना है। अदरवाइज एम्प्लॉयर विल रिमूव यू फ्रॉम दैट पोजीशन। एम्प्लॉयर आपको निकाल देगा। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपका एम्प्लॉयर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी संस्था है, यूनियन ऑफ इंडिया इतनी बड़ी संस्था है कि आपका जो कॉज है वह सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टेट को, वह स्टेट की सरकार हो या यूनियन ऑफ इंडिया की, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, लीगल राइट्स को वायलेट प्राइमा फेसाई नहीं होने देंगी। और इसलिए अगर आप किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप तैयारी में व्यस्त हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास और बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, तो अगर आपको यह कार्य करना भी है तो उस कम से कम उस प्रशासनिक अधिकारी की तरह कार्य करिए, उस डीएम की तरह कार्य करिए जो अपनी नौकरी को बचाने के लिए हाई कोर्ट को रिप्रेजेंटेशन देता है, काउंटर एफिडेविट फाइल करता है। वह आपकी तरह किसी पत्राचार को नहीं करेगा। यह मानिए कि वह आप जो पत्राचार कर रहे हैं वह आप किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से कर रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी विवाद आपके एम्प्लॉयर के साथ होगा तो यह बात याद रखिए कि आपका एम्प्लॉयर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, आपका एम्प्लॉयर स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, आपका एम्प्लॉयर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, आपका एम्प्लॉयर यूनियन ऑफ इंडिया है। आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि स्टेट को आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्टेट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी पढ़िए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और देखिए कि किस तरीके से स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। और अगर आप जैसे कर्मचारी स्टेट के पास होंगे तो स्टेट कैसे फंक्शन कर पाएगी और कैसे उन गोल्स को अचीव कर पाएगी। लेकिन फिर भी भारत का संविधान आपके भी अधिकारों को सुरक्षित करता है। अगर आपको लगता है कि आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और आप और बेहतर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं एक नागरिक होने के नाते, तो आप उस प्रयास को जारी रखिए। लेकिन जो पत्राचार आप अपनी संस्था के साथ कर रहे हैं, उस पत्राचार को इस तरीके से कीजिए कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा। थैंक यू।